Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. So we are studying our chapter Atomic Structure. In our previous classes we have studied about cathode rays, anode rays, discovery of neutron and I think Thomson model we have completed. Now in today's class we are going to discuss Rutherford model. तो आज हम पढ़ेंगे Rutherford model अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग. अब देखो मैंने पिछली टर्न पे भी आपको समझाया था कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन आपने डिस्कवर कर लिया, प्रोटॉन डिस्कवर कर लिया, न्यूट्रॉन डिस्कवर कर लिया, थॉमसन मॉडल से ही चल रहा था कि भाई थॉमसन मॉडल में आपको याद है प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल कि आप जो एटम है उसको पूरा पॉजिटिव स्फेयर मान लो है ना, या हॉलो स्फेयर मान लो, हॉलो स्फेयर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, मतलब प्लस चार्ज जो है, प्रोटॉन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, एक प्रोटॉन या एक प्रोटॉन या एक प्रोटॉन या एक प्रोटॉन या ऐसा कुछ, और इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर एम्बेडेड, चक्कर नहीं लगा रहे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस तो कुछ पता ही नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड इनसाइड द होलोस्फेयर एंड टोटली जो है वो न्यूट्रल है ही सही, और न्यूट्रॉन में मान लिया हाँ यहीं कहीं होगा, न्यूट्रल है तो कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा. ठीक है, तो रदरफोर्ड को लगा ओके भी थॉमसन इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी कर चुका है और काफ़ी सारा ज्ञान है ना, विलियम क्रुक्स के बाद इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करके और काफ़ी कुछ नॉलेज दिया था एटम के बारे में. तो ठीक है, वो इसको प्रूफ ही कर रहे थे कि भाई ठीक है हम क्या करते हैं, थॉमसन मॉडल ने जो रिसर्च दी है, थॉमसन मॉडल का रिसर्च का जो कंक्लूजन है इसके फेवर में बात करें तो एक्सपेक्ट तो उन्होंने यही किया था कि भाई थॉमसन का मॉडल है प्लस 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 बिखरा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल, तेज गति के अल्फा कण, हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल जो है वो फेंकना चालू करता हूँ. अब तुम्हें लगेगा कि हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल लाए कहाँ से, अभी तक तो आपने बस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ही डिस्कवर किए. तो बच्चे रदरफोर्ड क्या है कि जब इसको स्टडी कर रहे थे थॉमसन मॉडल को साथ साथ में रेडियो एक्टिविटी उस टाइम डिस्कवर हो चुका था है ना, हेनरी बेकेरल साइंटिस्ट था, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर कर ली थी. रदरफोर्ड सोडी ये रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड लॉज भी बना रहे थे, और मैडम क्यूरी पता होगा तुम्हें है ना, काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी है उनकी. तो मैडम क्यूरी, उनके हस्बैंड पेरे क्यूरी वगैरह वो सब, मैडम क्यूरी तो रेडियम ले लेके घूमती थी जेब के अंदर है ना, उसी वजह से उनकी डेथ हुई थी. ठीक है, तो रेडियम डिस्कवर हो चुका था और ये भी क्लियर था कि ये हैवी न्यूक्लियस है ना, ये अनस्टेबल एलिमेंट्स है और ये कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, अल्फा बीटा गामा छोड़ रहे हैं. अब जेब में लेके घूमती थी, को पता नहीं था कि ये रेडियो एक्टिव है, लेकिन डिस्कवरी चल रही थी उस टाइम है ना, यूँ नहीं कि रेडियम लेके कोई भी घूम सकता है, नहीं है ना. कैंसर उनको इसी वजह से हुआ था क्योंकि अवेयरनेस नहीं था, पता नहीं था, रेडियो एक्टिविटी के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, बट रिसर्च चल रही थी और अल्फा बीटा पार्टिकल उस टाइम डिस्कवर हो चुके थे. ठीक है, तो रदरफोर्ड तो उधर भी काम चल रहा है, रदरफोर्ड सोडी का अलग से काम चल रहा है, और यहाँ ये जो मॉडल है स्पेशली इनके स्टूडेंट्स ने बहुत वर्क किया है ना. इनके स्टूडेंट्स थे गीगर, हैंस ग्रीगर और आई थिंक मॉडसेल, ऐसे दो बच्चे थे इनके है ना. तो रदरफोर्ड और इनके दो स्टूडेंट्स ने मिलकर क्या किया कि भाई ठीक है थॉमसन मॉडल को प्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं, एक थिन फॉइल ले लेते हैं, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड है ना, जैसे मिठाइयों के ऊपर अर्क नहीं लगती चांदी की है ना, बिल्कुल पतली सी वो बनती है, सिमिलरली गोल्ड फॉइल ले लेते हैं, बिल्कुल पतली सी 100 नैनोमीटर थिकनेस वाली गोल्ड फॉइल ले लेते हैं. ठीक है भाई ले लो. तो उन्होंने क्या किया, 100 नैनोमीटर थिक वाली गोल्ड फॉइल ले ली और हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल जो है इस पर टकराना शुरू किया. हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल का सोर्स जो था दैट वाज रेडियम, रेडियो एक्टिव पार्टिकल रेडियम. ठीक है, अब इनको लगा कि भाई अगर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली है, और लगा नहीं, मान के चल रहे थे थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग कि ठीक है प्लस जो है अभी एक प्रोटॉन यहाँ, एक प्रोटॉन यहाँ, एक प्रोटॉन यहाँ, इक्वली क्या है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, तो अल्फा पार्टिकल जाएगा, हल्का सा टिल्ट होगा क्योंकि हाई स्पीड है और अल्फा भारी भी है, तो प्रोटॉन प्लस है, अल्फा समझते हो ना, हीलियम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ द अल्फा, न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम या डाई पॉजिटिव हीलियम आयन इज कॉल्ड अल्फा. तो उनको लगा हीलियम भी पॉजिटिव है, मतलब अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, प्रोटॉन भी पॉजिटिव है, तो थोड़ा सा रिपल्शन दो नहीं, लेकिन अब एक प्रोटॉन कितना ही रिपेल कर लेगा इसको, तो हल्का सा क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा. ठीक है, तो 1 2 3 डिग्री का डेविएशन इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ इतना तो होना ही चाहिए, और हम थॉमसन मॉडल को प्रूव भी कर देंगे भाई सही चल रहा है. ठीक है, तो करना तो यही चाहते थे है ना, लेकिन हुआ कुछ और ही. जैसे तुमने कबड्डी का मैच देखा, कबड्डी के मैच में क्या होता है कि हम यूँ बोलते थे कबड्डी 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 बोलते जा रहे हैं ना, और अलग अलग है सारी जो सामने वाली टीम है ना, वो सब अलग अलग है, तो अलग अलग है, तो हम किसी एक को टच करके वापस आने का होप रखते हैं. सेम उसको भी यही लगा कि भाई अलग अलग है ना, सब लोग अलग अलग हैं, तो मैं फट से जाऊँगा इसको टच करके और निकल लूँगा, हल्का सा डिफ्लेक्शन होगा तो 2 3 डिग्री होगा. ठीक है, मान लेंगे. अब आप सोच के क्या गए थे, ठीक है आप तो गए, चलो अब मैं मैच खेल लूँगा, सब लोग यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, किसी एक को टच करके वापस आ ही जाऊँगा. लेकिन अब जैसे ही आप उनके घेरे में गए, सारे एक साथ हो गए,
और पकड़ लिया तुम्हें, आओ वापस, है ना। तो डर गए होगा ये क्या हुआ, है ना। जो अल्फा पार्टिकल उसको लगा टिल्ट होना चाहिए हल्का हल्का हल्का, तो वो डर गया कि यार अल्फा पार्टिकल तो गया है, वो किसी भारी चीज से टकराया है और वापस आया। और अगर आप उसका स्टेटमेंट पढ़ो तो इट्स लाइक दैट कि एक तोप का गोला है ना, शेल है, वो क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि तोप का गोला इतना हाई स्पीड, इतना भारी, और वो कहीं गया, उसको पूरा शहर उड़ाना चाहिए था, और ऐसा लग रहा है कि वो किसी टिश्यू पेपर से टकरा के वापस आ गया। एक सिंपल सा कागज है, पतला सा, है ना, उससे टकरा के वापस आ गया। ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। तो ये उसका ऑब्जर्वेशन था, तो मॉडल कुछ नया ही निकल गया, और थॉमसन मॉडल जो है वहीं डिस्कार्ड हो गया कि ये तो गलत है। थॉमसन जो कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो इसको डिस्कस करते समझ में तो आ ही गया होगा, मॉडल सिंपल ही है, ठीक है। तो देखो, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट्स थे हैंस गीगर एंड मॉर्टसेन, बम्बार्डेड वेरी थिन गोल्ड फॉइल, 100 नैनोमीटर थिकनेस वाली गोल्ड फॉइल ले ली विद अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और ये था आपका रेडियम, ठीक है, पोलोनियम भी ले सकते हैं। फिर द थिन गोल्ड फॉइल हैड अ सर्कुलर फ्लोरोसेंट ज़ेडनेस स्क्रीन अराउंड दिस, है ना। मैं रिजल्ट देखने के लिए शुरू से एक ही चीज़ चल रही है, और वो चल रहा है जिंक सल्फाइड का स्क्रीन। अब इस बार रोटेटिंग स्क्रीन है, क्या भाई इसको था ना कि भाई टिल्ट हो जाएगा, एक तो पीछे तुमने दीवार लगा ली और आपको लगा कि बॉल जाएगी, टकराएगी, फ्लैश आएगी, लेकिन अब आपको था कि बॉल जाएगी, हल्की सी टिल्ट हो सकती, तो दीवार तो टिल्ट नहीं हो सकती ना, तो रोटेटिंग स्क्रीन है कि ठीक है, इधर थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ तो इधर घूम जाएगा, और इधर डिफ्लेक्ट हुआ तो यहाँ घूम जाएगा, ठीक है। तो रोटेटिंग स्क्रीन इसने यूज कर लिया। फिर वेन एवर अल्फा पार्टिकल स्ट्रक ऑन द स्क्रीन अ टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट वॉज प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अगर इसका तुम्हें एग्जाम में डायग्राम बना के सीखना है तो इस तरह का पिक्चर आपको देखने को मिलेगा, है ना। देखो, एक ये बॉक्स दिख रहा है, ये वाला बॉक्स, ये है लेड बॉक्स, ठीक है। अगर आप क्लास 11th में हैं तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में इसका पिक्चर बना के देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, ये इस तरह का लेड बॉक्स है ना, पीबी बॉक्स, लेड बॉक्स, ठीक है। और इसके अंदर इसने रख दिया रेडियम। रेडियम जो है ना बच्चे, वो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है ना। भाई यहाँ से क्या होगा, अल्फा पार्टिकल आएगा। अब रेडियो एक्टिव है ना, अल्फा बीटा गामा, जरूरी नहीं है कि एक ही रेडियो एक्टिव तीनों छोड़े, अल्फा भी छोड़े, बीटा भी छोड़े, गामा भी छोड़े, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। अच्छा, और अल्फा ही लिया, बीटा क्यों नहीं लिया, गामा क्यों नहीं लिया, तो लेने में तो कुछ भी ले सकता था, लेकिन है ना, ये इस टाइम अल्फा बीटा गामा का नॉलेज था, इस टाइम रेडियो एक्टिविटी चल रही थी, है ना, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा जो है, इसका जो पेनिट्रेशन पावर है वो सबसे कम होता है, बीटा का ज़्यादा होता है, गामा का और ज़्यादा होता है, मतलब ये 1 है तो वो 10 है और वो 1000 है, इतना फर्क है। तो अल्फा का पेनिट्रेशन पावर, मतलब एक कागज को भी भेद के आ जाए तो थोड़ा मुश्किल है, बस इतना ही, पतली शीट को ही पार कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। बीटा थोड़ा ज़्यादा, आप थिक कोई चीज़ ले लो, गामा और ज़्यादा, है ना, न्यूट्रॉन वो तो और ज़्यादा, गामा और एक्सरे तो लगभग बराबर पेनिट्रेशन पावर है ना। एक्सरे अपन देखते हैं ना, हमारी बॉडी में एक्सरे जाती है तो उस हड्डियों को बाहर नहीं कर पाती, बॉडी के अंदर तो चली जाती है और पिक्चर आ जाता है, एक्सरे समझते हो, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा और एक्सरे और न्यूट्रॉन, तो इसको लगा कि सबसे जो कम पेनिट्रेशन पावर है वो अल्फा का है, तो कुछ भी होगा ना उसका पिक्चर शायद दिखेगा, टिल्ट होगा ही, पार करके निकल जाएगा तो फिर कुछ दिखेगा ही नहीं, इसलिए इसने अल्फा पार्टिकल चूज किया, ठीक है। अब लेड बॉक्स के अंदर क्यों रखा, तो भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अब ये खतरनाक रेडिएशंस छोड़ रहा है, तो आपको तो सिर्फ अल्फा चाहिए और अपने टारगेट पे ही चाहिए, है ना। तो लेड बॉक्स को ये डैमेज नहीं करता, इसलिए यहाँ रख दिया इसको, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल चल रहा है और प्रॉपर इसको हम लगा लेते हैं स्लिट, स्ट्रीम देने के लिए सीधा सीधा चलेगा, तो ये हमने लगा ली स्लिट, ठीक है। अब जाके किससे टकराना, तो हम कहेंगे थिन गोल्ड फॉइल, इससे इसको स्ट्राइक करना था, तो हम कहेंगे ओके भाई ये 100 नैनोमीटर थिकनेस वाली गोल्ड फॉइल है, ओके 100 नैनोमीटर थिकनेस वाली गोल्ड फॉइल है, और चारों तरफ हम इसके लगा लेते हैं स्क्रीन, ठीक है। ये हमने लगा लिया स्क्रीन। अब ये गोल्ड फॉइल तुम वापस लिख लेना 100 नैनोमीटर, ठीक है। यहाँ मैं लिख लेती हूँ 100 नैनोमीटर गोल्ड फॉइल, ठीक है। और ये आपका जो है ये ZNS का स्क्रीन है। तो एक्सपेरिमेंट तो सेटअप समझ में आ गया, करा क्या है इसने,
है ना, और रोटेटिंग स्क्रीन दिख ही रहा है तुम्हें कि ये अल्फा जा रहा है, सीधा टकराना चाहिए था, तो भाई सीधा नहीं, इसको तो हर एंगल पे क्या मिल रहे हैं, डेविएशन मिल रहे हैं, इतने सारे डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स है। तो बच्चे ये स्कैटरिंग का मतलब समझ रहे हो तुम, स्कैटरिंग मतलब बिखरे हुए पार्टिकल्स, है ना, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि सीधे सीधे निकल जाएंगे तो रिजल्ट ही क्या मिला, सीधे सीधे निकल जाएंगे तो रिजल्ट ही क्या मिला, है ना। मुझे ये देखना है कि बैट्समैन कैसे खेल रहा है, तो अगर हम बॉल फेंक रहे हैं और सीधी जा रही है, सीधी जा रही है, सीधी जा रही है, तो फिर हमें क्या पता चलेगा कि कैसे खेल रहा है, हमें इसको जांचना है ना। अल्फा तो हम फेंक रहे हैं, तो हमें तो अल्फा के बारे में पता ही है ना, हमें देखना है कि ये इसकी ना मतलब परफॉर्मेंस क्या है। तो हम क्या करेंगे कि जितने वो शॉट्स मारेगा, है ना, बाउंड्री क्रॉस करा रहा है या जो भी तुम कहते हो, स्ट्रेट में गया, ये गया, वो गया, अलग अलग एंगल पे वो शॉट मार रहा है, तो जितना है ना स्कैटरिंग होगा वही तो रिजल्ट है। बाकी सीधी बॉल चली गई, सीधी बॉल चली गई तो क्या ही मतलब वो, ऐसे, ठीक है। तो ये जो स्कैटरिंग है ना, ये स्कैटरिंग की एक्चुअल परफॉर्मेंस है, इसी के बारे में मुझे जानकारी चाहिए, कितना बिखरा। तो आगे हम बढ़ेंगे, स्कैटरिंग किस किस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट सेटअप तो भी समझ में आ गया कि भाई हाँ उससे किया क्या था, ठीक है। अब देखो देखने को क्या मिला इसको, है ना, ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें, पहले हम इस पिक्चर को देखते हैं। तो देखो थॉमसन मॉडल को मान के चल रहा था कि भाई थॉमसन मॉडल के हिसाब से क्या होना चाहिए था, पार्टिकल सीधे 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 निकलने चाहिए थे, बहुत कम 1 डिग्री 2 डिग्री का इसको डिफ्लैक्शन जो है वो देखना था कि भाई 1-2 डिग्री मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में दिख क्या रहा है, देखो ये पार्टिकल का डेविएशन दिख रहा है इतना ज़्यादा, ये दिख रहा है इतना ज़्यादा, तो ये स्कैटरिंग, और स्कैटरिंग से जो स्कैटर्ड पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट हुए हैं अलग अलग एंगल से, वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई ऑब्जर्वेशन में तुम कह दो कि 99.9% पार्टिकल जो है वो तो सीधे निकल गए एज एक्सपेक्टेड, इसको तो 100% गई था, है ना। तो 99.9% पार्टिकल जो है वो तो सीधे निकल गए, मूव स्ट्रेट विदाउट स्कैटरिंग, कोई स्कैटरिंग थी ही नहीं, है ना। वेरी फ्यू क्या हुए, तो हम कहेंगे वेरी फ्यू डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ, ठीक है। और 20,000 में से एक आउट ऑफ 20,000, है ना, 1 out of 20,000 returned back at the angle of 180 डिग्री, जिसको उसे लगा कि तो क्या हुआ, ये तो कोई बुलेट शेल जो है वो टिश्यू पेपर या एक सिंपल से थिन पेपर से टकरा के वापस आ गया, ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो मानने को हो ही नहीं रहा, मान ही नहीं सकता हूँ। तो थॉमसन मॉडल तो बहुत बुरी तरह से, मतलब पिक्चर पिट गई, तो थॉमसन मॉडल जो है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। भाई ये क्या हुआ, आपके रिजल्ट के हिसाब से तो भले ही 20,000 में से एक ही आया, बट आपको कुछ तो पता चला ना कि कहीं से टकरा के आया है ना। तो 1 out of 20,000 रिटर्न बैक एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो यार गड़बड़ हो गई ये तो, है ना। अच्छा मैंने लिख ली, ऑब्जर्वेशन है ना हमारे पास। देखो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मतलब 99% जो है कंटिन्यूड विद देयर स्ट्रेट पाथ। Some of the alpha particle passed very close to the center of the atom and deflected by a small angle. Very few, तो मैंने तुम्हें बताया था, thrown back 180 डिग्री। तो ये कह रहा है चलो वापस आया, मतलब आपने माना टिश्यू पेपर है, लेकिन वापस आया इसका मतलब टिश्यू पेपर नहीं है ना। अब वो तो कोई भारी चीज़ है जिससे टकरा के वापस आई। अब एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि बच्चों को लगता है अच्छा अल्फा पार्टिकल गया या न्यूक्लियस होगा, भाई अल्फा प्लस है, आप सबको क्लियर है ना, अल्फा पार्टिकल प्लस है, हीलियम का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस तो पॉजिटिव ही होता है ना। तो उसने कहा भाई हीलियम में से क्या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो अंदर क्या बचा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस डिस्कवरी तो हुई नहीं थी, पर इसको ही तो पता था कि 2 प्रोटॉन जो है और 4 का मास है, क्योंकि न्यूट्रॉन मास तो इंक्लूड करेगा ना, तो भारी भी है और स्पीड भी मैं तेज़ दे रहा हूँ, उसको फेंक रहा हूँ, है ना। तो ये क्या सोच रहा है कि देखो ये गया, ये नहीं सोच रहा, आप सोच रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि अल्फा पार्टिकल गया, न्यूक्लियस से टकराया और वापस आया, ऐसा नहीं होता है, जाके टकराएगा नहीं। प्लस और प्लस में बच्चे इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है कि भाई इसका रेंज है, मान लो, है ना, ये सारे के सारे प्रोटॉन एक तरह से बैठे, ये इसका रेंज है, हमारा प्रभाव यहाँ तक है, आई बात समझ में, ये हमारा प्रभाव है। तो ये गया और इसकी रेंज से ही इतना ज़्यादा रिपेल हुआ कि ये 180 डिग्री पे क्या हो गया, रिटर्न बैक हो गया। एक बात समझ में, जैसे मान लो कि है ना घर के बाहर जो है हमने कोई कुत्ता पाल रखा है ना, अच्छा अच्छी नस्ल का, अच्छी ब्रीड का, हमने क्या किया, डॉग जो पाल ले, ठीक है। अब मान लो कोई चोर वोर आया, तो चोर वोर आया तो आप तक पहुँचेगा ही क्यों,
है ना। आपका प्रभाव तो वहाँ छूटा हुआ है ना, जो ब्रीड वाला, अच्छी ब्रीड वाला आपका डॉग है वही भगा देगा ना, आप तक पहुँचने की नौबत ही क्यों आएगी। तो न्यूक्लियस तक टच थोड़ा ना होएगा, है ना। जहाँ तक न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बिखरा है, जहाँ तक इसका ऑरा है, जहाँ तक इसने अपना प्रभाव छोड़ा है, इफेक्ट छोड़ा है, वहीं से जाके रिपेल होकर क्या होगा, रिटर्न हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर करना, नंबर इसी के। यूं नहीं तुम दिमाग पालो, अच्छा अल्फा था, न्यूक्लियस से टकराया, वापस आया, अरे भाई प्लस और प्लस को तो टच होना ही नहीं है, इतना ज़्यादा, इतनी नफरत भरी हुई कि वापस आ जाना है। आई बात समझ, उसको टच करना ही नहीं। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब चलो ऑब्जर्वेशन भी इसको लगा कि भाई चलो जो भी है अब आया, जो भी रिजल्ट है उसी के हिसाब से, रिसर्च तो वही बोलेगी, जो चल रहा है उसी के हिसाब से रिजल्ट देना पड़ेगा। तो पहले कि भाई ये गलत है, तो हाँ गलत है, भी हो सकता है अच्छे अच्छे साइंटिस्ट फ्लॉप हो जाते हैं, तो थॉमसन मॉडल गलत हो गया। अब कंक्लूजन क्या है, तो देखो मैक्सिमम तो आपके खाली निकल गए ना, 99% से ज़्यादा पार्टिकल सीधे सीधे निकल लिए, इसका मतलब खाली है सब कुछ। एटम जो है वो पूरा पार्ट जो है उसका वो हॉलो है। अब ये मत लिखना कि उसमें हवा भरी हुई है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भरा हुआ है या कुछ है, कुछ नहीं, खाली है मतलब खाली है, हॉलोस्फेयर है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी तो भूल जाओ, ठीक है। फिर द सेंटर ऑफ एन एटम हैज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियस। अब वो टकरा के आया है, बोलने में तो ऐसे आएगा ना, उसे रिपेल होके आया है, और वो सारा रिपल्शन जो है ना वो उसको किसी एक जगह से मिला है ना। सब जो है आप सोच रहे थे कि भी सब अलग अलग खड़े, अलग अलग नहीं, सब एक घेरे में, पता नहीं कैसे मैं अपनी जान बचा के आया, है ना। मैंने तो कहा ना, कबड्डी वाला एग्जाम्पल दिया था ना, क्या आपको लगा हाँ सब एक एक है, मैं किसी को आराम से टच करके आ जाऊँ, लेकिन जब घेरे में घुसे तो सारे जो है वो एक साथ खड़े हो गए। अब पता नहीं कैसे अपनी जान बचा के उसको तुम हाथ भी नहीं लगा के आए, क्योंकि न्यूक्लियस तो रिपेल हो के हो, तो बस तुम कैसे तैसे अपनी जान बचा के बाहर आए उस घेरे से, बस ये बात है। तो वो कह रहा है कि नहीं, आप जो कह रहे हो ना एक एक जना खड़ा है, ऐसा नहीं है, सारे के सारे जो है ना वो एक साथ हैं भाई, और वो सेंटर के अंदर है। उस सेंटर का नाम क्या है, तो वो सेंटर है न्यूक्लियस। तो एटम का कंप्लीट मास जो है इट्स सेंट्रलाइज्ड इन द सेंटर ऑफ द एटम एंड दिस सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में कौन है, तो हम कहेंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि वजन जो है, वेट जो है वो उसको मिला है, कोई भारी चीज है ना उससे वापस टकरा है, तो हम कहेंगे कि टोटल मास ऑफ द एटम इज सेंट्रलाइज्ड इन द सेंटर, यानी दिस सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, whole mass of an atom is concentrated in its nucleus and very few throwback means the size of the nucleus is very small। तो न्यूक्लियस का साइज ये आपको बता रहा है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर और 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि एटम में दो ही तो चीज़ें हैं, आपका क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस और रेडियस ऑफ द एटम। तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जो है दैट इज 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ द एटम जो है दैट इज, रेडियस की जगह आप साइज बोल दो भले, ज़्यादा बेटर है, तो वो 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कह दूँ कि न्यूक्लियस से 1 लाख टाइम्स जो है वो एटम का साइज है ना। साइज ऑफ द एटम इज 1 लाख टाइम्स ऑफ न्यूक्लियस। इसको मैं 1 लाख से मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो यहाँ पहुंचूंगी। तो इट्स लाइक कि आपका पूरा क्रिकेट का ग्राउंड है और उस ग्राउंड के पिच में एक बॉल रख दो, तो बॉल का 1 लाख गुना अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो पूरा ग्राउंड आ जाता है। इतना फर्क है एटम और न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो साइज भी आ गया हमारे पास। इट शोड दैट न्यूक्लियस इज 10⁻⁻5 टाइम्स स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू द टोटल साइज ऑफ एटम, ठीक है। अब ये भी चलो मान लिया उसने कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो सेंटर में सेंट्रलाइज्ड है, उसको हम न्यूक्लियस नाम भी दे देते हैं। नाउ व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होता, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ होता, तो न्यूक्लियस जो सारे प्रोटॉन एक साथ है तो कब का खींच लेता भाई। अगर थॉमसन मॉडल था ना तो एक एक प्लस 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 तो इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है तो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारे प्रोटॉन एक ही जगह है तो वो आपका जो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है ना उसको तो कब का खींच के खा जाते। आई बात समझ में। जैसे इसने बोला कि भाई ये सोलर सिस्टम लाइक मॉडल है, तो सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन के चारों तरफ जो है वो अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट या शेल नाम दे देते हैं। इट्स ओके। क्यों चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि अगर रुके हुए होते ना तब तो खा जाते आपको,
है ना। तो जैसे अगर अर्थ रुकी हुई होती, अगर अर्थ रिवॉल्यूशन नहीं करती सन के चारों तरफ, तो सन का ग्रेविटेशनल फील्ड इतना ज़्यादा है कि वो आके गिर जाती, फिर तो हमारा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता, फिर तो पढ़ना ही नहीं पड़ता, टेंशन ही खत्म, है ना। तो आपने सुना होगा बहुत सालों पहले जो है अर्थ जो है वो सन से अलग हुई, है ना, और अलग हुई और उसके चारों तरफ घूमना पड़ता है अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जो है एटम का एग्जिस्टेंस मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब ये इसका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रुका हुआ होता तो गड़बड़ है, तो एक अगर रुका हुआ तो नहीं है, तो रुका हुआ इसका मतलब क्या कर रहा है, वही कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और वो प्ले है सोलर पैनल नहीं, सोलर सिस्टम वाला जो मॉडल है वो उसको थोड़ा ठीक लगा, प्लानिटरी मॉडल जिसे बोलते हैं, है ना। तो द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. Thus, Rutherford model of atom resembles the solar system in which the nucleus plays the role of sun and electrons are revolving planet. तो सन के चारों तो सारे प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी जो है वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं. हालांकि इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट इसने ये तो कह दिया भाई इम्बिडेंट तो नहीं हो सकता, इम्बिडेंट होगा तो गलत है ना. तो देखो थॉमसन मॉडल डिस्कार्ड जरूर हुआ, लेकिन जे थॉमसन वही साइंटिस्ट है जिसने पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, है ना. तो जब आपको इलेक्ट्रॉन की जानकारी ही नहीं थी, तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, तभी तो प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, तभी तो आपको लगा कि भाई भार सेट नहीं हो रहा, वजन सेट नहीं हो रहा, एक भारी चीज़ भी होनी चाहिए, तो हमने न्यूट्रॉन डिस्कवरी करी, है ना. न्यूट्रॉन डिस्कवरी और रदरफोर्ड साथ साथ में ही चल रहे हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इनकी डिस्कवरी और इसमें, ठीक है. तो रदरफोर्ड को भी आइडिया था कि हाँ एक न्यूट्रल पार्टिकल होना चाहिए और वो सेंटर में होना चाहिए, इतना इसको पता था, डिस्कवर नहीं किया लेकिन इतना आइडिया था कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ठीक है. तो प्रेडिक्शन था, और उसके बाद में हो ही गया था जेम्स चैडविक वाला एक्सपेरिमेंट 7 वाला, एक सेम सेंचुरी है और सेम मतलब ना वो डेकेड है, तो आप चेक कर सकते हैं. चलो ठीक है, अब ये भी मान लिया, तो अब गड़बड़ कहाँ है, तो पहले हम देखें भाई, चलो ये हो गया, इसने साइज वाइज भी कैलकुलेट करके बता दिया, रेडियस का न्यूक्लियस इतना होना चाहिए और ये इतना होना चाहिए. एक आप टॉपिक और आएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो जब हम फ्री होंगे तो पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में नहीं है और उस पर जेईई में भी क्वेश्चन नहीं आया है, बट अच्छा टॉपिक है, पढ़ लेना चाहिए, है ना. कि भाई अल्फा पार्टिकल जा रहा है, न्यूक्लियस की पेरीफेरी में पहुंचा है, एटम की पेरीफेरी में पहुंचा है, रिपेल हुआ है, तो एग्जैक्ट उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो उनको बराबर करके हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है. उसको पढ़ लेंगे कभी. चलो नाउ स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड क्या मान रहा है कि भाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, सबकी रेडियस बराबर ही होगी क्या, तो वो रेंज है, जैसे हम लोगों की हाइट होती है ना भाई 5 फुट, 5.5 फुट, 6 फीट, 4.5 भी होती है, 6.5 भी होती है, तो रेंज है कि फिट में होगी, है ना, फिट में होगी 150 सेंटीमीटर से 160, 170, 175 सेंटीमीटर के आसपास, तो ये फिक्स है ना. अब एग्जैक्ट थोड़ा ना बताए, आपको इतना बताया कि ये रेंज है ना, 5 फुट 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 6 फुट 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, ऐसे. तो ऐसा तो नहीं ना कि उसकी हाइट 10 फीट है या 15 फीट है, ह्यूमन बीइंग की बात चल रही है ना, तो रेंज फिक्स है. तो वो रेंज थी कि भाई न्यूक्लियस का जो रेडियस है दैट इज 10⁻⁻15 मीटर, पर एग्जैक्ट कितना, क्या हाइड्रोजन हीलियम का रेडियस सेम होगा, तो एटॉमिक साइज आपने अब तो पढ़ ही लिया है कि अप टू डाउन ग्रुप में जाते हैं तो एटम का साइज तो बढ़ता है, हाइड्रोजन से बड़ा जो है लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, तो एग्जैक्ट रेडियस बताओ. तो ये कह रहा है देखो रेडियस जो न्यूक्लियस का है, तो न्यूक्लियस में क्या है, तो हम कहेंगे न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मान लो मास नंबर और आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3. नाउ ए क्या है, तो भाई ए जो है दैट इज मास नंबर, और इस बार शायद मेडिकल में भी क्वेश्चन था, इनको मिला के हम न्यूक्लियन कहते हैं, है ना. मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहेगा, तो प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा, और तो क्या है, तो आर प्रोपोर्शनल टू ए टू दी पावर 1/3. और स्टूडेंट्स आर इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे आर इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3. आर नॉट क्या है, तो आर नॉट आपका कांस्टेंट है और इसका वैल्यू 1.3 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, है ना. सेंटीमीटर इसलिए लिखा क्योंकि देखो आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, 1/3 चल रहा है, तो आर नॉट भी 1.3 हो गया, 10 की पावर -13 हो गया, -15 मीटर, -13 सेंटीमीटर, तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है. तो अब जैसे जैसे आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, तो घर में लोग ज़्यादा होंगे तो घर बड़ा करना पड़ेगा, तो एटम साइज जो है वो बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस का बढ़ेगा तो ऑब्वियस एटम का बढ़ेगा, ठीक है.
कोई दिक्कत नहीं। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है ना, इस पे क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देखो रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, सबको लगता है हाँ क्या है 9th से पढ़ रहा हूँ, उड़ा दो उड़ा दो, तो उड़ा दो, क्वेश्चन आ गया तो फिर कौन उड़ेगा, पता ही। तो इसको पढ़ना है, नोट्स में डालना है ये वाला पॉइंट, ठीक है। चलो अब देखो, इन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड डिपेंड्स अपॉन, है ना, मतलब मैं एन थीटा मान लेती हूँ, जो स्कैटर्ड पार्टिकल है ना, स्कैटर्ड मतलब बिखरे, सीधे चले गए उससे मेरे को मतलब नहीं, जो डिफ्लेक्ट हुए, डेविएट हुए, है ना, बिखरे, उनसे मुझे मतलब ठीक है। तो वो चीज़ किस पे डिपेंड करेगी, तो देखो अगर फास्ट बॉल आती है ना, बॉलर ने बहुत तेज बॉल फेंकी तो ऑब्वियसली फिर वो सीधी जाएगी, शॉट मारना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सीधा सीधा अगर अल्फा बहुत हाई स्पीड अल्फा फेंका तो तुम कहोगे बिखरेंगे नहीं, फिर वो, है ना, शॉट पड़ सकता है, सीधा ही शॉट पड़ता है, पड़ा तो 6 है, नहीं तो कैच है, ऐसे ही कुछ होता है। मैच में ज़्यादा देखती नहीं हूँ बट, है ना, सिमिलरली अगर तेज स्पीड से अल्फा पार्टिकल आया, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्कैटर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल जो है एन थीटा, वो काइनेटिक एनर्जी के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। फिर थिकनेस ऑफ द मेटल, तो भाई थिकनेस ऑफ द मेटल के, थिकनेस मतलब तुमने लिया तो 100 नैनोमीटर, मतलब साइज फिक्स है, इतना मिलीमीटर लेना था, भाई 10⁻⁴ मिलीमीटर लेना था, लेकिन ऐसा होता है ना कि भाई 100 नैनोमीटर है, 102 ले लूँ तो, है ना, 200 नैनोमीटर ले लूँ, 500 नैनोमीटर ले लूँ तो बढ़ रही है ना थिकनेस, तो तुमको स्कैटरिंग बढ़ी आएगी। थिकनेस ऑफ द मेटल शीट कह दो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस, मतलब सिल्वर ले, उससे अच्छा है गोल्ड ले, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और चार्ज ऑफ द, जो भी आपने फेंका है पार्टिकल, स्कैटरिंग जिसकी कराना चाहते हो, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब तुम्हें लगेगा कि भाई गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, सिल्वर फॉइल ले लेता, एल्यूमिनियम ले लेता, कॉपर ले लेता, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी, तो लेने में तो कुछ भी ले लेता, लिया भी होगा, ऐसे तो है नहीं कि सीधा ही गोल्ड ले लिया होगा, है ना। लेकिन हुआ क्या होगा, रिजल्ट बेस्ट किस में मिलता है ना। भाई हम घर में 4 रेसिपी ट्राई कर लेते हैं, भाई मैंने ऐसे ही बनाया, ऐसे ही बनाया, ऐसे ही बनाया, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा जिसको पसंद आती है वही तो अपनी रेसिपी होती है ना। सिमिलरली इसको रिजल्ट सबसे ज़्यादा गोल्ड में मिलेगा, लेकिन साइंटिफिक वे में आंसर दो भाई ये क्या बात हुई। तो देखो गोल्ड की मैलिएबिलिटी, है ना, ज्वेलरी क्यों बनाते हैं, एक तो जंग नहीं लगता है ना, काला नहीं पड़ता है सोना, नॉन रिएक्टिव है, तो ये सब तो होता ही है। लेकिन जो है कि इतना सा भी गोल्ड होगा ना, उसको हम पतली, बिल्कुल पतली चद्दर बना सकते हैं, एकदम स्प्रेड कर सकते हैं, है ना। थिन फॉइल बनाना गोल्ड से ईजी था। दूसरा कि मैंने तुम्हें कहा था कि आप ऐसा मानो कि भाई अगर आपने दीवार पे बॉल डाली है ना, तभी तो रिटर्न बैक होगी। तो सिमिलरली कोई हैवी न्यूक्लियस ले होगी, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79, तो 79 तो प्रोटॉन ही और न्यूट्रॉन और होंगे उसके अंदर, है ना। 80 भी मान लो तो लगभग 160 के अराउंड, और ज़्यादा ही होता है, आई थिंक 200 के अराउंड होता है। तो हम कहेंगे इतने ज़्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे तभी तो वो भारी भरकम चीज़ है, तभी तो टकरा के वापस आएगा। अब लेने में तो एल्यूमिनियम ही ले लो, अब एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करता है, सॉरी रिएक्ट क्या, हवा में नहीं रखते अपन एल्यूमिनियम, क्या करता है, हवा में जो अपने चारों तरफ ऑक्साइड की परत बना लेते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन देखे होंगे ना घर में, है ना, 2 दिन में चमक गायब हो जाती है उनकी, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या करता है, एयर में अपने चारों तरफ ऑक्साइड लेयर बना लेता है। तो आपको रिजल्ट किसका चाहिए था, एल्यूमिनियम का, और आपके पास है क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो पहले आप तो मेटल शीट ही सही नहीं है, ठीक है। तो उसकी रिएक्टिविटी की वजह से उसको नहीं लेते, प्लस अच्छे रिजल्ट्स के लिए हमें थोड़ा हैवी न्यूक्लियस चाहिए ताकि स्कैटरिंग दिखे। सीधा सीधा निकल जाएगा तो एक्सपेरिमेंट बेकार है। 20,000 में से एक तो रिजल्ट दिख रहा है, अब आप दूसरा लेके 50,000 में एक रिजल्ट लाओगे तो मतलब क्या है ना। कोचिंग्स में होता है ना, बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, 50,000, मेडिकल कितने निकले इतने, तो वो सेम वैसा हो जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए उसने गोल्ड फॉइल जो है वो सिलेक्ट की कि हाँ अच्छे रिजल्ट्स के लिए एक पतली सी परत भी बना दूंगा, बिल्कुल थिन फॉइल, कितनी छोटी मांग रहे हो, 100 नैनोमीटर की फॉइल मांग रहे हो तो वो भी बन जाएगी, ठीक है। और हैवी न्यूक्लियस चाहिए ताकि रिजल्ट्स देखने को मिले, तो वो भी, तो सारी आपकी डिमांड्स जो है वो सिल्वर गोल्ड फॉइल से फुलफिल हो जाती है। तो गोल्ड सिल्वर भी ले सकता था, उसमें भी रिजल्ट्स मिलेंगे, बट बेटर रिजल्ट्स तो मैंने आपको कहा था जेड टारगेट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। स्कैटरिंग देखनी थी हमें तो, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट जो उसका ना फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से मैंने ये टर्म्स निकाली कि भाई काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली है, थिकनेस के डायरेक्टली है ना। और नाउ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा बाय 2 रेज़ टू 4, मतलब तो देखो अगर मैं क्या करूं, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखूं
ठीक है, तो थीटा बाय 2 कितना होता है 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू रखूंगी तो स्कैटरिंग क्या मिलेगी मिनिमम। तो मुझे 180 डिग्री पे तो मिनिमम स्कैटरिंग मिली, बाकी भी तो डिफ्लेक्ट तो हुए है ना। स्कैटर्ड की बात करो नहीं हुए उससे तो मतलब ही नहीं है, स्कैटरिंग की बात कर रही हूँ। तो 180 डिग्री, आपने यही तो कहा कि 20,000 में से एक वापस आया 180 डिग्री पे, तो लीस्ट स्कैटरिंग कितने डिग्री पे है 180 डिग्री पे, है ना। और बाकी उसकी कैलकुलेशन है, तो ये कह रहा है कि जो स्कैटर्ड पार्टिकल है वो साइन थीटा बाय 2 टू द पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो मुझे 180 डिग्री पे क्या मिला, मिनिमम स्कैटरिंग मिला, है ना, मिनिमम स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, ये सारे इस पे क्वेश्चन बनेगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। आगे बढ़े तो हम कहें चलो भाई काफ़ी कुछ बता दिया रदरफोर्ड ने, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, नाउ मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 64 एंड दैट ऑफ अनदर एलिमेंट इज 125, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। तो देखो, एक एटम का मास नंबर जो है, एक एटम नहीं, एक एलिमेंट का मास नंबर जो है दैट इज 64, और दूसरे एलिमेंट का मास नंबर जो है दैट इज 125। अब इन दोनों की रेडियस का रेशियो, है ना, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इन दोनों की एटॉमिक रेडियस का रेशियो आप बता दो। तो ठीक है ना, अभी हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ाई था। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा, आर प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3। ए क्या था, मास नंबर था, तो आपके पास A1 A2 दोनों ही है, और आपसे रेशियो ही तो पूछा है। तो बच्चे R1/R2 इक्वल्स टू A1 की पावर 1/3 अपॉन A2 की पावर 1/3। नाउ A1 क्या है 64, A2 क्या है 125, पावर कितनी रखनी है 1/3। तो 64 का क्यूब रूट 4, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, तो 4:5। तो रेशियो ऑफ एटॉमिक रेडियस विल बी 4:5। ठीक है, सिंपल है। तो बस फॉर्मूला पढ़ लिया तो कर लोगे, और फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो फिर छोड़ आइए हो। नंबर तो इसके भी उतने ही है जितने टफ क्वेश्चन के है ना, इसलिए सब पढ़ना है, सब पढ़ के जाना है, छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंस एक अलग चीज़ है भी, किसको बार बार पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, किसको ज़्यादा पढ़ना है, वो भी जिसमें ज़्यादा सवाल आते हैं उसको ज़्यादा पढ़ना है ना। जिसमें से कम सवाल आते हैं तो बस पढ़ लो, याद होना चाहिए। उसमें क्या है, रटना थोड़ा ना है, रेडियस और ए में रिलेशन ही तो पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड बाय 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो θ1 लिख लेती हूँ मान लो, तो भाई θ1 जो है उसको मैं लिख लेती हूँ 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से जो डेविएटेड पार्टिकल है दैट इज 2 to 4। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स बाय 90 डिग्री। तो θ2 में लिख लेती हूँ 90 डिग्री, और स्कैटर्ड पार्टिकल है वो आपको मुझे बताना है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि θ डिग्री से स्कैटर्ड पार्टिकल साइन क्या था, भूल गई मैं, क्या था, साइन θ/2 रेज़ टू 4 था। बस तो मैं बना लूँगी अपना सवाल, है ना। तो मैं कहूँगी भाई N1/N2 इक्वल्स टू साइन, इन्वर्स है ना, इन्वर्स है ना, थीटा ऊपर तो थीटा नीचे, तो N1 साइन θ2 डिवाइडेड बाय 2 और साइन θ1/2 रेज़ टू 4। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स N1 कितना है, तो N1 इज 2 to 4, N2 तो वी हैव टू फाइंड N2। नाउ साइन θ2 कितना है, तो θ2 तो है 90 डिग्री, और मुझे θ2/2 चाहिए, तो ये हो गया कितना 45 डिग्री, और θ1 है 60, तो θ1/2 कितना हो गया, तो मैं कहूँगी 30 डिग्री। ठीक है, तो θ2 तो मुझे रखना है कितना, साइन 45 डिग्री पावर 4, और यहाँ मुझे रखना है साइन 30 डिग्री रेज़ टू 4। ठीक है, नाउ 2 to 4 डिवाइडेड बाय N2, साइन 45 कितना होता है 1/√2, और 1/√2 की पावर कितनी करनी है 4,
तो 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 क्या है भाई। और sin 30 कितना होता है 1/2 है ना। साइन 45 हाँ sin 30 होता है 1/2 और 1/2 की पावर भी 4 करनी है तो 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2 ठीक है। तो 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 होता है तो 1/√2 1/√2 कितना हो गया 1/2 एक बार तो गया। अगेन 1/√2 इंटू 1/√2 कितना होता है 1/2 तो ये भी चला गया। सो दिस इज 1/1/4 तो ये मेरे पास आ रहा है 2 to 4 अपॉन n2 इक्वल्स टू 4 ठीक है। तो 4n2 इक्वल्स टू 2 to 4 और n2 5 और 6 तो आई थिंक n2 जो है दैट इज 56 2 to 4/4 तो n2 कितना हो गया 56 तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स बाय 90 डिग्री जो है दैट विल बी 56 सिंपल। तो पढ़ा था तो बन जाएगा नहीं पढ़ा तो छोड़ देना और छोड़ना क्यों पढ़ रहे हो तो अभी तक यहाँ पहुँचे हो तो कर ही लोगे सिंपल है कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं और क्या है हमारे पास। अच्छा ड्रॉबैक्स में आके भाई ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल क्या ड्रॉबैक्स होने चाहिए देखो तो हम कहेंगे देखो आपने कह दिया प्लेनेटरी मॉडल है लाइक सन जो है वो अर्थ जो है वो सन की चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है ठीक है और इस चक्कर में गिर भी नहीं रहा है दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है मान लिया। लेकिन इस टाइम जो था ना वो चल रहा था मैक्सवेल थियरी। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल व्हेन अ चार्ज्ड accelerated particle ओ भाई स्पेलिंग थोड़ी भारी है एक्सिलरेटेड हाँ चार्ज्ड एक्सिलरेटेड पार्टिकल्स रिवॉल्व अराउंड या रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ। अब ये क्या है ये थियरी चल रही है उस टाइम फेमस इसका जवाब देना इसको है ना। तो अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल है तो भाई इलेक्ट्रॉन तो चार्ज्ड है एक्सिलरेटेड मतलब चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है अभी बताती हूँ कैसे है ना। रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ then it continuously loses its energy ठीक है। ये मैक्सवेल थियरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है इस टाइम जब रदरफोर्ड अपना काम कर रहा है ना मॉडल सब प्रपोज कर दिया भाई देखो ये मेरा मॉडल है ये मैंने ऐसे काम किया है ये मेरी ऑब्जर्वेशन है और ये मेरा कंक्लूजन है ठीक है। अब मैक्सवेल क्या कह रहा है कि देखो भाई अगर तुम कहना चाह रहे हो भाई ये न्यूक्लियस है ना और ये इलेक्ट्रॉन है और ये चार्ज्ड है और ये सर्कुलर पाथ में चल रहा है ठीक है। वेलोसिटी तो बच्चा बार बार टेंजेंट चेंज होगा ना इसका है ना तो हम कहेंगे वेलोसिटी क्या होगी चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी मतलब एक्सेलरेटेड तो चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन माइनस है एक्सेलरेटेड है चेंज इन वेलोसिटी हो ही रहा है और रिवॉल्व कर रहा है तो हम कहेंगे हाँ रदरफोर्ड तो ये कह रहा है रिवॉल्व कर रहा है तो गिर जाएगा तो ये कह रहा है ठीक है तो ये एनर्जी लॉस करेगा। अब एनर्जी लॉस होगी तो मतलब अगर तुम काम करोगे तो ऑब्वियसली तुम थकोगे ना तो अगर आप कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं तो धीरे धीरे एनर्जी लॉस होगा तो धीरे धीरे एनर्जी लॉस होगा बैलेंस हो नहीं रहा तो चक्कर खा के गिर जाओगे ऑब्वियस है ना। तो फिर इसको चक्कर नहीं आए ये भी तो धीरे धीरे क्या होगा थक जाएगा एनर्जी लॉस होगा तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि यहाँ आके गिर जाएगा ना और इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस में गिर गया तो बस टेंशन ही खत्म पढ़ाई खत्म तो नो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। अब रदरफोर्ड इसका कोई जवाब नहीं दे पाया क्योंकि ये भी बहुत अच्छा साइंटिस्ट था और इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगला टॉपिक है काफ़ी अच्छे मतलब खासे इसके कॉन्सेप्ट्स थे है ना। तो यहाँ तो ये फेल हो गया ठीक है। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ then by the continuous loss of energy है ना भाई अगर लगातार ये अपनी एनर्जी खोने लगेगा कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी
अगर एनर्जी कंटिन्यूस लॉस हो जाएगा, है ना, कंटिन्यूस लॉस ऑफ एनर्जी, देन इट विल फॉल इन न्यूक्लियस, इट विल फॉल इन न्यूक्लियस। ठीक है, तो रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हाँ भाई गिर जाएगा। अब बोलो, शब्द नहीं है, क्या बोलूँ, और पढ़ना पड़ेगा, तो छोड़ो, फिर उसने जवाब नहीं दिया। फिर ये कह रहा है कि अच्छा ठीक है, ये भी है ना, आप कह रहे हो लगातार लगातार चक्कर लगा रहा है ना, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो एटम का स्पेक्ट्रा भी आ गया था इस टाइम, थोड़ी एक दो दिन में आएगी क्लास, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी आ गया था, बोर्स मॉडल भी आ गया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद। तो स्पेक्ट्रम जो है ना वो लाइन्स आ रही थी, एक लाइन रुक जाओ, फिर एक लाइन, फिर रुको, फिर लाइन्स आए। ईसीजी कराते ना, किसी का देखा होगा ना हार्ट बीट का, है ना, कंटिन्यूसली कट 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 चलता है, तो कंटिन्यू चलता है ना, रुक गई क्या, रुक गई तो फिर तो खत्म है ना, तो वो कंटिन्यू चलता है, तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मान लो उसको एक तरीके से, तो स्पेक्ट्रम है। तो एटम का स्पेक्ट्रा आप कह रहे हो भाई कंटिन्यू एनर्जी लॉस करेगा या कंटिन्यू चक्कर लगा रहा है, तो ऐसा कुछ है, तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यू आना चाहिए ना, है ना। बेस की रिसर्च देखें तो इसका फोटो खींचे तो जो एक्शन करोगे वो तो फोटो में आएगा। ठीक है, तो नहीं आ रहा था, एटम का स्पेक्ट्रा था, दैट इज लाइन स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज लाइन स्पेक्ट्रा, बट इसके अकॉर्डिंग तो कंटिन्यूस होना चाहिए, ये थियरी मान लूँ, जिसका जवाब रदरफोर्ड भी नहीं दे पाया। तो रदरफोर्ड ने कहा यार ये भी नहीं पता मुझे कि भाई लाइन कंटिन्यूस क्यों नहीं आ रहा है, लाइन क्यों आ रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल atomic spectrum should be, atomic spectra should be continuous। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, मैं कह रही हूँ कि कंटिन्यू होना चाहिए, बट होता थोड़ा ना बच्चे, एटम का स्पेक्ट्रा तो लाइन स्पेक्ट्रा होता है ना। तो रदरफोर्ड इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज लाइन स्पेक्ट्रा। एटम का जो स्पेक्ट्रा है ना बच्चों, वो लाइन स्पेक्ट्रा है, लाइनें मिलती है, लगातार वाला तो कुछ है ही नहीं। रदरफोर्ड कुडंट एक्सप्लेन है, तो कोई बात नहीं, रदरफोर्ड फ्लॉप होएगा तभी तो कोई नया आएगा, उसको काम करने का मौका मिलेगा, है ना। तो क्लियर है, रदरफोर्ड मॉडल समझ में आ गया। तो बच्चों की तरह पढ़ो, बच्चे ही हो लेकिन ना स्टोरी की तरह पढ़ो ना, मजे लेके कि हाँ जैसे ना प्रिंसेस वाली कहानी सुनेंगे, या वो कोई नई कौन सा होता है वो समुद्री डाकू, उसकी कहानी सुनेंगे, है ना। तो बस वैसा ही कुछ है कि भी थॉमसन जी आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या गड़बड़ की, तो रदरफोर्ड आया, इसने क्या किया, है ना। प्यार से सब्जेक्ट को हैंडल करो तो मज़ा भी आएगा। और एक बार है ना, मतलब सब्जेक्ट से प्रेम हो गया ना, फिर टफ से टफ चीज़ें निकल जाएंगी, लेकिन नफरत होगी ना सब्जेक्ट से, कर यार बकवासी केमिस्ट्री, तो फिर तो बकवास ही लगेगा, फिर लाइफ टाइम वही रहेगा, है ना। तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, कंटिन्यू रहो, सब समझ में आने लग जाएगा और सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, और थियरी वाले क्वेश्चन ज़्यादा फंसते हो, देखो मैथ्स वाले तो उल्टा और ज़्यादा, उनको लगता है न्यूमेरिकल तो है नहीं, थियरी थियरी थियरी। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई थियरी आ जाए, क्या ही फर्क पड़ना है। ठीक है, बन जाएंगे सारे क्वेश्चन, क्लियर। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।